गरीब माँ। उषा और उसका पति नीरज बहुत अमीर थे। उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी, पर फिर भी वो दोनों नाखुश थे, क्योंकि शादी के इतने सालों बाद भी उन दोनों की कोई औलाद नहीं हुई थी। तभी एक गरीब औरत आकर उनसे कहती है, उषा बेटा, मैंने सुना है कि जो भी माँ वैष्णो देवी के मंदिर जाता है, माँ वैष्णो देवी उनकी सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। अगर तुम नीरज के साथ वैष्णो देवी मंदिर होकर आओगे तो बहुत जल्द माता रानी तुम्हारी मनोकामना भी पूरी कर देगी। उस औरत की ये बात सुनकर अब उसके मन में भी वैष्णो देवी जाने का ख्याल आता है और वो इस बारे में नीरज से बात करती है। अब बहुत जल्द नीरज और उषा वैष्णो देवी जाते हैं और वहाँ से माता रानी का आशीर्वाद लेकर घर आते हैं। वैष्णो देवी से घर आने के कुछ ही दिन बाद उषा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उषा को बीमार देखकर नीरज माता रानी से कहता है, हे माता रानी, मेरी बीवी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, प्लीज़ उसे कुछ मत होने देना। जहाँ नीरज माता रानी से उसके ठीक होने की मनोकामना कर रहा था, वहीं कुछ देर बाद डॉक्टर आकर नीरज से कहते हैं, अरे नीरज भैया, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? माँ वैष्णो देवी ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी है, आपको तो खुश होना चाहिए। मेरी मनोकामना? हाँ नीरज भैया, आपकी बीवी माँ बनने वाली है और वो बिल्कुल ठीक है। ये खुशखबरी सुनकर नीरज की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। नीरज पूरे मोहल्ले में, ऑफिस में मिठाइयाँ बांटता है। देखते ही देखते बहुत जल्द नीरज और उषा को लड़का होता है, जिसका नाम वे दोनों दक्ष रखते हैं। समय यूं ही बीतता है। अब दक्ष 5 साल का हो जाता है और एक दिन उषा अपने बेटे और पति के साथ मुंबई घूमने जाती है, जहां अचानक से भगदड़ मचती है और इस भगदड़ में उषा अपने बच्चे से बिछड़ जाती है। नीरज जी, पता नहीं इस समय हमारा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा। हमने इतने बड़े शहर में आकर गलती करी, हमें मुंबई जैसे बड़े शहर में आना ही नहीं चाहिए था। उषा, तुम फिक्र मत करो, मुझे जो करना पड़े मैं वो करूँगा। नीरज अपनी सारी पावर यूज़ कर लेता है, पर उसका बेटा कहीं नहीं मिलता। तो वहीं दूसरी ओर एक मछुआरन जो समुद्र पर मछली पकड़ने आई थी, उसकी नज़र दक्ष पर पड़ती है, जो भूख के मारे एक जगह बैठकर रो रहा था। दक्ष को रोता देख नीलम दक्ष के पास जाकर कहती है, बेटा कौन हो तुम और यहाँ क्यों रो रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कौन है? नीलम के पूछने पर भी दक्ष कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ रोता जाता है। उस मासूम बच्चे का दुख देखकर उषा से रहा नहीं जाता और बेचारी गरीब नीलम उसे अपना बेटा बनाकर गांव ले जाती है। नीलम के हाथ में छोटा सा बच्चा देखकर सभी गांव वाले उससे कहते हैं, अरे नीलम बहन, आज मछली के बदले तुम ये बच्चा किसका उठा कर ले आई? पता नहीं बहन किसका बच्चा है, पर इस बच्चे का रोना मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए इसे मैं अपने साथ ले आई। अब से मैं गरीब मछुआरन ही इसकी माँ हूँ। अब नीलम उसकी परवरिश करने लगती है। गरीब नीलम का इस दुनिया में कोई नहीं था। शादी होते ही कुछ दिनों बाद उसके पति की मृत्यु हो गई थी और उसके सास ससुर ने उसे मनहूस कहकर अपने घर से निकाल दिया था। नीलम अपना गुजारा करने के लिए बाजार में जाकर मछलियाँ बेचा करती। गरीब नीलम दुखों का सामना करके दक्ष की परवरिश करती है और उसका नाम आदर्श रखती है। 15 साल बाद माँ फिर से आप सर पे ये मछलियों की टोकरी लेकर बाहर चल पड़ी। अरे बेटा, उन्हीं मछलियों को बेचकर मैंने तेरी परवरिश करी है और आज जब तेरी सरकारी नौकरी लग गई है तो तू मुझे मछली बेचने से रोक रहा है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि आपने बहुत गरीबी और दुखों का सामना किया है और मेरी परवरिश करी है, इसीलिए तो अब मैं नहीं चाहता कि आप और दुख सहो, इसलिए अब से आप घर में आराम करोगी। आदर्श के कहने पर नीलम मछलियों का काम करना छोड़ देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नीलम की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था और तभी एक दिन आदर्श का ट्रांसफ़र दिल्ली में हो जाता है। माँ, मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया है, अब हम दोनों देश की राजधानी दिल्ली में रहेंगे। अब आदर्श नीलम के साथ दिल्ली शिफ्ट हो जाता है और एक दिन अचानक से आदर्श का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी याददाश्त चली जाती है। वो नीलम को पहचानने से मना कर देता है। मैं कौन हूँ और आप कौन हैं? आप ऐसे कैसे मुझे अपना बेटा कह सकती हैं? बेटा, मैं ही तेरी माँ हूँ, याद करने की कोशिश कर बेटा। नीलम आदर्श को काफ़ी याद दिलाती है, पर उसे कुछ याद नहीं आता। आदर्श अपनी माँ से उसकी माँ होने का सबूत मांगता है, पर ये सारी बातें उषा सुन लेती है और जब उषा नीलम को तसल्ली देने के लिए आती है
तो वो देखती है कि आदर्श के गले में एक लॉकेट है जिसमें उसके बचपन की एक फ़ोटो लगी है। आदर्श के बचपन की फ़ोटो देख उषा पहचान जाती है कि आदर्श उसी का बेटा है। माफ़ करना, पर तुम जिसे अपना बेटा कह रही हो वो तुम्हारा बेटा आदर्श नहीं, मेरा बेटा दक्ष है, जो 15 साल पहले मुंबई जैसे बड़े शहर में हमसे बिछड़ गया था और आज फिर से दिल्ली में हमें मिल गया है। क्या आदर्श ही तुम्हारा बेटा दक्ष है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उषा सारी बात नीलम को बताती है। अब एक गरीब माँ करती भी क्या? आदर्श तो उसका बेटा था नहीं, और आदर्श अब उसे पहचानने से भी इनकार कर रहा था। इसलिए नीलम अपने दिल पर पत्थर रखकर दिल्ली से मुंबई अकेले चली जाती है और एक बार फिर से मछली बेचना शुरू कर देती है। कुछ महीनों बाद। क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? माँ, मुझे सब कुछ याद आ चुका है। आपसे और पापा से बिछड़ने के बाद नीलम माँ ने ही मेरी परवरिश करी और आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। मैं मानता हूँ कि आप मेरी माँ हो। नीलम माँ ने सिर्फ मुझे पाला है, पर न जाने मैं क्यों उनके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। आदर्श की ये बात सुनकर उषा डर जाती है कि कहीं एक बार फिर उसका बेटा उससे दूर ना हो जाए। दक्ष बेटा, तू ज़्यादा सोच मत। वो तेरा अतीत था और भगवान भी चाहते थे कि तू तेरी असली माँ से मिल सके, इसीलिए तो वो तुझे दिल्ली लेकर आए और उन्होंने तेरी मुलाकात मुझसे करवाई। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं नीलम माँ को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर चाह कर भी उन्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। काश कि मेरी याददाश्त कभी वापस ही ना आती। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अब भी आदर्श नीलम को याद करके दुखी ही रहता। अपने बेटे को अपनी माँ के लिए तड़पता देख एक दिन उषा आदर्श से कहती है, बेटा, तेरा शरीर तो यहाँ है, पर तेरा दिल, तेरी आत्मा, मन, सब कुछ आज भी मुंबई में है, नीलम के पास। तू कहने को तो मुझे अपनी माँ कहता है, पर मानता तो तू आज भी नीलम को ही है। नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस जब से याददाश्त आई है तब से नीलम माँ की याद आ रही है। काश कि मैं उन्हें एक बार देख पाता, न जाने वो कैसी होंगी। वो बहुत गरीब है, मेरे अलावा उनका और कोई नहीं है। माँ, आप जानती हो, उनके बहुत सपने थे कि वो मेरी शादी करवाएगी, अपने लिए बहू लाएगी और भी बहुत कुछ। आदर्श बोलते बोलते चुप हो जाता है। उषा आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये सब कुछ नीरज देख लेता है। नीरज उषा को समझाता है कि वो आदर्श को नीलम से जुदा ना करे। उषा को नीरज की बात समझ में आ जाती है। वो आदर्श के पास जाकर उसे कहती है, बेटा, जन्म देने वाले से बड़ा होता है पालने वाला, और उस गरीब माँ ने बड़ी ही मुश्किलों से तुझे पाला है। मैं नहीं चाहती कि जो दुख मैंने सहा था वही दुख एक गरीब माँ सहे, इसलिए तू नीलम को यहाँ ले आ। अब से हम सब एक साथ रहेंगे। अब क्या था, आदर्श की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और आदर्श जल्दी से अपनी गरीब माँ के पास जाता है और उन्हें अपने साथ दिल्ली ले आता है। अब आदर्श अपनी दोनों माँ के साथ रहता है और उन दोनों का ही खूब अच्छे से ख्याल रखता है।